Good morning, everyone. Class 7 students. In the last video, we were reading our Unit 2 and first chapter, Section 1 about myself. And this is based on the Queen of Crime, Agatha Christie. This chapter is based on Agatha Christie. तो हम इसमें बेटा कहाँ तक पढ़ चुके थे? यस, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद अब हम आगे का पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो ये एगाथा क्रिस्टी थी, ये मतलब इतने सारे इन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिख लिए थी, डिटेक्टिव नॉवेल्स, स्टोरीज़, लेकिन फिर भी ये अपने आप को पूरी तरह से एक तरह का राइटर नहीं मान रही थी। लेकिन जो इनकी मदर इन लॉ थी वो इनको फोर्स करती थी कि आप राइटर हो और आपको कुछ ना कुछ हमेशा लिखते रहना चाहिए। तो वही बता रही थी कि माई डियर मदर इन लॉ वुड आई थिंक हैव लाइक मी टू राइट अ बायोग्राफी ऑफ सम वर्ल्ड फेमस फिगर्स, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ उनको बहुत भरोसा था कि ये डिटेक्टिव स्टोरीज़ में इतनी फेमस हो गई हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ अच्छा लिखते रहना चाहिए। तो अब उनकी जो मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप जानते ना कौन होता है? ग्रैंड मदर जो बच्चों आपकी हैं वो आपकी मदर की मदर इन लॉ होती है, ठीक है। तो वो चाह रही थी कि एगाथा क्रिस्टी जो वर्ल्ड फेमस फिगर्स हैं, जो मतलब पूरे विश्व में जिन व्यक्तियों को प्रसिद्धि मिली हुई है, उनकी बायोग्राफी लिखें। बायोग्राफी क्या होता है? उनके बारे में जीवनी लिखें, उनकी जीवन के बारे में जीवन परिचय लिखें। तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग आई शुड बी रोट एट डूइंग। तो वो ये कह रही हैं कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या किस तरह से करना। आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग आई शुड बी वर्स एट डूइंग। तो वो ये कह रही हैं कि मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं ये काम अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगी। वर्स मतलब मैं इस तरह के काम, ये जो बायोग्राफी लिखना है, क्योंकि आई लव टू राइट डिटेक्टिव नॉवेल्स, और मदर इन लॉ ये कह रही हैं कि आप वर्ल्ड फेमस बायोग्राफी लिखिए फिगर पे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगी और ये शायद मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। एनीवे आई रिमेन सफिशिएंटली मॉडेस्ट टू से ओकेजनली विदाउट थिंकिंग येस। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मदर हैं, मदर इन लॉ अगर फोर्स कर रही हैं तो कोई बात नहीं, उनसे मैं ये कह देती हूँ कि ठीक है। तो उन्होंने येस बोला, बट देन ऑफ कोर्स आई एम नॉट रियली एन ऑथर। और तभी वो उनसे कह रही हैं, एकदम से याद आया कि अरे मैं तो राइटर हुई नहीं, मैं तो ऑथर नहीं हूँ, है ना। तो वो ये उनसे कह रही हैं कि एक बार तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एनीवे आई रिमेन सफिशिएंटली मॉडेस्ट टू से ओकेजनली विदाउट थिंकिंग, मतलब अचानक से उन्होंने ये कह दिया कि चलो मदर इन लॉ कह रही हैं तो उन्होंने येस बोल दिया। लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया कि आई एम नॉट द रियली एन ऑथर, आई एम ओनली अ क्या कि डिटेक्टिव राइटर। तो उन्हें मतलब अपने आप को पूरी तरह से अब कभी ये माना ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने राइटिंग को एक साइड अपना हॉबी मानी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा आई एम नॉट रियली एन ऑथर। दिस वॉज यूजली करेक्टेड बाय रोजालिंड। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा क्रिस्टी ने, एगाथा क्रिस्टी ने, तो उनकी बेटी जिसका नाम है रोजालिंड, वो अक्सर इस तरह पर उन्हें टोक दिया करती थी और हमेशा उनको करेक्ट किया करती थी कि बट यू आर एन ऑथर मदर, कि माँ आप तो ऑथर हो, यू यूजली राइट डिटेक्टिव नॉवेल्स। तो जब डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखते हो, स्टोरीज लिखते हो, तो फिर आप तो ऑथर ही हो ना, यू आर क्वाइट डेफिनेटली एन ऑथर बाय दिस टाइम, और इस समय के आप बहुत ही अच्छे राइटर हो, ऑथर हो। तो ये बात रोजालिंड एगाथा क्रिस्टी से कहती रहती थी, क्योंकि अपनी मदर को वो बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रही थी। पुअर मैक्स हैड वन सीरियस पेनल्टी लेड ऑन हिम बाय मैरिज। अब देखिए कि ये पुअर मैक्स कौन है। यहाँ पे तो हमें पता चल गया रोजालिंड डॉटर है, उनकी मदर से पता चल गया, ठीक है, वो मदर को कह रही हैं। अब ये पुअर मैक्स कौन है? पुअर मैक्स हैड वन सीरियस पेनल्टी लेड ऑन हिम बाय मैरिज। पुअर मैक्स जो हैं वो एगाथा क्रिस्टी के सेकेंड हस्बैंड है, ठीक है। उन्होंने जब एगाथा क्रिस्टी से शादी कर ली तो
तो एगाथा क्रिस्टी फील कर रही हैं कि इट वॉज़ वन ऑफ सीरियस पेनल्टी ये दंड है, उन्होंने अपने आप को सज़ा दी है और अपने ऊपर एक मतलब सज़ा के रूप में एक बोझ लाद लिया मैरिज करके, ठीक है, शादी करके। किससे शादी करके? एगाथा क्रिस्टी से। ही हैड एज फार एज आई कुड फाइंड आउट, तो वो ये कह रही हैं कि जहाँ तक मैंने उन्हें जाना है, ही नेवर रीड अ नॉवल, उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की नॉवल नहीं पढ़ी होगी। कैथरीन वुली हैड फोर्स्ड, और कैथरीन वुली एक बहुत बड़ी क्या हैं, वो भी एक राइटर हैं, तो उन्होंने फोर्स किया द मर्डर ऑफ रोजर ऑकयार्ड अपॉन हिम बट ही हैड गॉट आउट ऑफ रीडिंग इट। तो ये कैथरीन वुली ने ये मैक्स को फोर्स किया कि ये जो नॉवेल है द मर्डर ऑफ रोजर ऑकयार्ड अपॉन हिम, तो तब ही हैड गॉट आउट ऑफ रीडिंग, तो वो मतलब पढ़ने की उन्होंने कोशिश की, पढ़ने के लिए उन्होंने उनको फोर्स किया। समबडी हैड डिस्कस्ड द डिनोमेंट, तो जब ये नॉवेल उनको फोर्स किया गया कैथरीन वुली ने पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने से पहले ही शुरुआत की होगी, लेकिन जो एंड होता है, डिनोसमेंट क्या होता है, उसका जो नतीजा है, क्योंकि रिजल्ट नॉवेल में कहाँ आता है, लास्ट में आता है। जब तक आप नॉवेल पूरी नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि स्टोरी के एंड में क्या हुआ, लेकिन जब तक कि वो पूरी स्टोरी पढ़ते हैं तब तक किसी ने उसके एंड को डिस्कस कर लिया, मीन्स बता दिया उन्हें कि इसके एंड में क्या होने वाला है। आगे देखिए, फ्रंट ऑफ हिम एंड आफ्टर दैट ही सेड, तो जब उनके आगे किसी ने नॉवेल का एंड, निष्कर्ष, नतीजा डिस्कस कर दिया, रिजल्ट उनके सामने, तो उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट ऑन अर्थ इज़ द गुड ऑफ रीडिंग अ बुक व्हेन यू नो द एंड ऑफ इट। तब उन्होंने, मैक्स ने कहा कि जब हमें किसी के अंत के बारे में पता हो, किसी का निष्कर्ष पता हो, तो बताइए पृथ्वी पर पढ़ने का फिर मज़ा ही, पृथ्वी पर किसी बुक को पढ़ने का मज़ा क्या रह जाता है, बताइए। पृथ्वी पे मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हमें उसका एंड पता चल जाएगा तो बताइए हमें कोई इंटरेस्ट रह जाएगा स्टोरी में या किसी काम में, कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। तो नाउ हाउएवर एज माई हस्बैंड ही स्टार्टेड मैनफुली ऑन द टास्क, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो हस्बैंड थे उनके, मैक्स कौन थे, मैक्स किनके हस्बैंड थे, एगाथा क्रिस्टी के, उन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी वर्क करने में, ठीक है ना। मैनफुली मीन्स पूरी, मतलब बहुत, जिस तरह से एक क्या कहेंगे, एक सोल्जर लड़ता है, उस तरह से पूरी हिम्मत, पूरे जोश के साथ उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। बट दैट टाइम आई हैड रिटर्न 10 बुक्स एट लीस्ट एंड ही स्टार्टेड स्लोली टू कैच अप विथ देम। अब क्या था कि उस समय पे, जिस समय ये इनकी जो भी ये आपस में बातें हो रही हैं, उस समय तक एगाथा क्रिस्टी ने एटलीस्ट कितनी बुक्स लिख दी थी, 10 बुक्स लिख दी थी। जब उनके हस्बैंड ने अपना पूरा जोर लगा के, अपने पूरे इंटरेस्ट को लगा के अपने टास्क, मीन्स अपना जो काम था उसको करना शुरू किया। एंड ही स्टार्टेड स्लोली, और धीरे धीरे वो भी एगाथा क्रिस्टी के साथ काम करने लगे। सिंस अ रियली एरुडाइट बुक ऑन आर्कियोलॉजी और ऑन क्लासिकल सब्जेक्ट्स वॉज मैक्स आइडिया ऑफ लाइट रीडिंग। तो क्या था कि जिस तरह से एगाथा क्रिस्टी को डिटेक्टिव नॉवेल्स में इंटरेस्ट था, उसी तरह से अब मैक्स को किन में इंटरेस्ट है, रीडिंग में। और रीडिंग मतलब धीरे धीरे से रीडिंग का इंटरेस्ट उनका जागा, और वो भी कैसा, वो उनको मतलब एरुडेट मीन्स कंटेनिंग स्पेशलिस्ट नॉलेज, मतलब किसी विद्वान, वो बुक्स ऑन आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स, जिनको बिल्डिंग्स मतलब बिल्डिंग्स के बारे में जिनको ज्ञान हो, जो विद्वान होता है उन चीज़ों के वे विद्वान थे। और क्लासिकल सब्जेक्ट्स है ना, जो भी क्लासिकल होता है, पुरानी चीज़ें होती हैं, उस तरह की संस्कृति के बारे में वो मैक्स को इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट था। इट वॉज फनी टू सी वॉट हैवी वेदर ही मेड ऑफ रीडिंग लाइट फिक्शन।
मतलब इस तरह से, मतलब हल्के फुल्का उनको पढ़ने का शौक़ जागा शुरुआत में, लेकिन जब लाइट फिक्शंस, मतलब इस तरह से लाइट फिक्शंस पढ़ते हुए देखते थे, मतलब हल्के फुल्के उपन्यासों को पढ़ते हुए देखा जाता था, और इस तरह से मतलब बड़ा जोकिंग सा लगता था, फ़नी लगता था बहुत ज़्यादा। तो हाउएवर ही स्टक टू इट एंड आई एम प्राउड ऑफ सेइंग अपीयर टू एंजॉय हिम सेल्फ इम्पोज टास्क इन दैट। लेकिन फिर भी एगाथा क्रिस्टी कह रही हैं कि जिस इंसान ने कभी भी कोई नॉवेल ना पढ़ी हो एगाथा क्रिस्टी की या किसी और की, उनको क्या इंटरेस्ट था, किसके बारे में उन्हें एक ग्रेट नॉलेज थी, आर्कियोलॉजी के बारे में। तो वो आर्कियोलॉजी बेस्ड बुक्स को पढ़ते थे और क्लासिकल, और दूसरा उन्होंने धीरे धीरे लाइट फिक्शंस पढ़ना शुरू किया, लाइट फिक्शंस हल्के फुल्के उपन्यास पढ़ना शुरू किया। तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि मुझे फिर भी अपने हस्बैंड पे बहुत प्राउड फील होने लगा कि उन्होंने इस तरह से अपने आप को इन चीज़ों में ढाल लिया, मीन्स उनको भी इंटरेस्ट जागने लगा और अपने पूरे उन्होंने तन मन से इस तरह का वर्क करना शुरू कर दिया। द फनी थिंग इज़ दैट आई हैव लिटिल मेमोरी ऑफ द बुक्स रोट जस्ट आफ्टर माई मैरिज। लेकिन क्या थी ये, एक मतलब बड़ी फ़नी चीज़ थी कि आई हैव लिटिल मेमोरी ऑफ द बुक्स, मतलब मुझे बुक्स के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। क्योंकि रोड जस्ट आफ्टर माई मैरिज, क्योंकि मैंने जो भी लिखना शुरू किया वो अपनी शादी के बाद लिखा, है ना। द फनी थिंग इज़ दैट आई हैव लिटिल मेमोरी ऑफ द बुक्स रोट जस्ट आफ्टर माई मैरिज, मैंने शादी के बाद लिखना, तुरंत शादी के बाद लिखना शुरू किया। आई सपोज आई वॉज इन्जॉइंग माई सेल्फ सो मच इन ऑर्डिनरी लिविंग दैट राइटिंग वॉज अ टास्क विच आई परफॉर्म्ड इन स्पेल्स एंड बर्स्ट्स। तो ये कह रही हैं कि आई सपोज आई वॉज इन्जॉइंग माई सेल्फ सो मच इन ऑर्डिनरी लिविंग। तो ये कहने लगे कि मैंने मैरिज की, और मैरिज के बाद जो सिंपली ऑर्डिनरी लाइफ होती है एक इंसान की, एक वाइफ की, वो उस लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रही थी, हाँ। और उसके बाद दैट राइटिंग वॉज अ टास्क विच आई परफॉर्म्ड इन स्पेल्स एंड बर्स्ट, और उसी मतलब सिंपली लाइफ को, ऑर्डिनरी लाइफ को इन्जॉय करते करते उन्होंने ये जो राइटिंग वाला टास्क था ये भी उनके अंदर से एकदम कैसा हुआ, हाँ, कि मतलब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से विचार, नए नए विचार आने लगते हैं, तो वो उनके अंदर से एकदम से मतलब फूटने लगे, नए नए विचार आने लगे होंगे। तो आई हैड नेवर अ डेफिनेट प्लेस, लेकिन मेरे पास किसी तरह की कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, विच वॉज माई रूम और वेयर आई रीट्राइड स्पेशली टू राइट। मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं थी, कोई डेफिनेट प्लेस नहीं थी, कोई रूम नहीं था जहाँ पे मैं अपना बैठ करके इस तरह का कोई काम कर पाती। दिस हैज़ कॉज्ड मच ट्रबल फॉर मी और इन द एंस्यूइंग ईयर्स। और इस प्रॉब्लम ने, कि कौन सी प्रॉब्लम थी कि उनके पास एक कोई डेफिनेट प्लेस नहीं थी बैठ के काम करने के लिए, तो उनके जो आने वाले समय में इस चीज़ ने बहुत उनको परेशानियों का सामना, इस चीज़ से परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिंस वेन एवर आई हैड टू रिसीव एन इंटरव्यू, और जब कभी भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता कोई भी, तो वहाँ पर सबसे पहला यही क्वेश्चन होता, फर्स्ट विश वुड ऑलवेज टू बी टेक अ फोटोग्राफ ऑफ मी एट माई वर्क। तो उनसे ये कहा जाता है इंटरव्यू में कि प्लीज़ आप जिस जगह बैठ करके काम करेंगी, टास्क करेंगी अपना राइटिंग टास्क, वहाँ का आप फोटोग्राफ भेजिए या दीजिए हमें। शो मी वेयर यू राइट योर बुक्स, हमें दिखाइए प्लेस वेयर यू राइट योर बुक्स, कहाँ आप बैठ के अपना काम करोगे। तो इन चीज़ों ने उन्हें अपने आने वाले सालों में बहुत परेशानियाँ उनके सामने खड़ी हुई। तो वो उस क्या आंसर देती थी, ओ एनीवेयर, कि मैं तो कहीं भी बैठ के लिख लेती हूँ, मेरे पास कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है। बट श्योरली यू हैव अ प्लेस वेयर यू ऑलवेज वर्क। लेकिन एक राइटर के लिए ये मस्ट है कि उसके पास एक डेफिनेट प्लेस होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर वो बैठकर वर्क कर सके। बट आई हैडेंट, तो वो कहने लगी लेकिन मेरे पास नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप आगे का पार्ट देखिए।